वेलकम बैक स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द फाइनल स्टेप ऑफ द एरोबिक रिस्पिरेशन, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली सबसे ज़्यादा एटीपी बनती है। अगर बात की जाए तो राउंड अबाउट 32 एटीपी की प्रोडक्शंस होती है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इनमें बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं और यही प्रोटीन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है। इसके अलावा इसका जो इनर मेम्ब्रेन है ये है फोल्डेड, and this folded are finger-like projection of the inner membrane of mitochondria। इसको कहा जाता है क्रिस्टी। तो क्रिस्टी बेसिकली इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन को कहा जाता है। तो इस क्रिस्टी में हमारे पास 1000 ऑफ प्रोटीन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटीन कैरियर्स यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं और इन थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन कैरियर को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ओवरऑल क्रिस्टी का फंक्शंस क्या है? बेसिकली टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इंक्रीज सरफेस एरिया। अब ये जो क्रिस्टी है या इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बेसिकली प्रोटीन कम्प्लेक्सेस अरेंज होती है और इनमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है कि इन प्रोटीन कम्प्लेक्सेस में इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शंस में भी बात की कि ज़्यादातर हमारे पास वहाँ पर रिड्यूस को एंजाइम की प्रोडक्शंस होती है। जैसे ग्लाइकोलिसिस की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 एटीपी एंड अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ 2 NADH इनकी फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद आता है लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH की फॉर्मेशन होती है। एंड द थर्ड वन दैट इज द क्रिब्स साइकिल। तो क्रिब्स साइकिल में हमारे पास 6 NADH की फॉर्मेशन होती है, जबकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस को एंजाइम FADH2 की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो NADH है, FADH2 है, इनकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास NADH की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास आती है 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनकी मूवमेंट होती है। इसी तरह से FADH2 की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इनसे भी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हमने 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर को देखिए तो ये है NAD पॉजिटिव। इसके साथ जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा NAD नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसल आउट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस NAD पर नेगेटिव चार्ज लाएगा। अब इसके साथ जब हम 2 प्रोटॉन और 2 हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइनली NADH। एक प्रोटॉन इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, जबकि एक प्रोटॉन यहाँ पर अटैच होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर NADH लिखा है और इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास 2 प्रोटॉन ही रिलीज होते हैं। अब
ग्लाइकोलिसिस एंड क्रिप्स साइकिल में जो एटीपी की प्रोडक्शंस होती है इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने साथ नोट करें। फास्फोराइलेशन, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एटीपी बनती है from the oxidation of these reduced coenzyme NADH and FADH2, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में बेसिकली एटीपी बनती है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2। तो टू टाइप की एटीपी फॉर्मेशन होती है इन द एरोबिक रिस्पिरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम रिस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, क्योंकि हम जो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो यही ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पर यूटिलाइज होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम रिस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। यहाँ पर सिंपली हमने इसकी डिफिनेशन भी लिखा है कि ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट फॉट इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट अल्टीमेट एक्सेप्टर्स। यानी सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इनमें होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होती है। यही प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से पास होता है तो फाइनली इनको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। तो सिंपली यहाँ से एमसीक्यूज आता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट इज द ऑक्सीजन। इसके अलावा अपने साथ नोट करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन इन केस ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर एन एरोबिक रिस्पायरेशन की बात की जाए तो एन एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट वगैरह होती है जो कि फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये बेसिकली फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इन केस ऑफ द एनएरोबिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम बात करेंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में कितने प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हमने अरेंज किया हुआ है एंड टू द पावर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा बुक में कॉम्प्लेक्स 5 का भी जिक्र है जिसको कहा जाता है एटीफेज सिंथेस। यानी एटीफेज सिंथेस को बेसिकली कॉम्प्लेक्स 4 का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसको कहा जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेस। यानी कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 का नेम हुआ, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 का नेम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, तो ये कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो कि क्रिप्स साइकिल में भी पार्टिसिपेट करता है। अब ये जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है इसको कहा जाता है साइटोक्रोम रिडक्टेस। साइटोक्रोम रिडक्टेस। एंड कॉम्प्लेक्स 4 को कहा जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। तो ये डिफरेंट नेम है जो कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है, सेकंड में कौन से कंपोनेंट आते हैं वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ मोबाइल कैरियर्स भी होते हैं जैसे कोएंजाइम Q, ये तो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा कुछ मोबाइल कैरियर्स भी होते हैं जैसे कोएंजाइम Q
are ubiquinons. So this is actually the mobile carrier, and ये है basically it is non-proteinaceous in nature. So it is the only exception. अपने साथ नोट करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में द नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? दिस इज द यूबिक्विनोन्स आर कोएंजाइम। इसके अलावा सेकंड मोबाइल कैरियर्स हमारे पास है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी, ये साइटोक्रोम सी बेसिकली कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 के दरमियान में प्रेजेंट होता है, जबकि 1, 2 एंड 3 के दरमियान हमारे पास यूबिक्विनोन आर कोएंजाइम क्यू लोकेटेड होता है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन NADH एंड FADH से रिलीज होते हैं और इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये है मैट्रिक्स, जबकि ये जो स्पेस है इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पर देखिए, ये है लिपिड बाइलेयर और इनमें बेसिकली ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। ये है कॉम्प्लेक्स 1, जबकि आयरन सल्फर ये है कॉम्प्लेक्स 2 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 3 जिसमें साइटोक्रोम बी एंड C1 प्रेजेंट है, जबकि कॉम्प्लेक्स 4 में पाए जाते हैं साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। और ये जो ऑरेंज कलर से हमने ड्रा की हुई है, दिस इज द यूबिक्विनोन, दिस इज द मोबाइल कैरियर्स, जबकि साइटोक्रोम सी दिस इज द सेकंड मोबाइल कैरियर। एंड फाइनली जो हमने कॉम्प्लेक्स 5 के जिक्र किया था वो बेसिकली ये है एटीफेज सिंथेस, जिस यानी F1 F0 पार्टिकल को हम कॉम्प्लेक्स 5 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब NADH की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है NADH की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं एंड 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बेसिकली लेते हैं बाय द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी NADH अपना इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 1 को और कॉम्प्लेक्स 1 में बेसिकली ये रिसीव करता है FMN। तो FMN से इलेक्ट्रॉन जाता है आयरन सल्फर सेंटर में और इससे आगे बेसिकली यूबिक्विनोन के पास आ जाता है। इसी तरह से अगर FADH की बात की जाए तो FADH2 की जब ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन बनते हैं। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली FADH देता है कॉम्प्लेक्स 2 को, तो इनके इलेक्ट्रॉन बेसिकली कॉम्प्लेक्स 2 में आ जाता है और यहाँ से हॉकी यूबिक्विनोन यानी मोबाइल कैरियर के पास आ जाता है। मोबाइल कैरियर बेसिकली इन्हें ट्रांसफर कर देता है इनटू द कॉम्प्लेक्स 3। तो कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी C1 के पास आ जाता है और इनसे साइटोक्रोम सी मोबाइल कैरियर के पास आके फाइनली यहाँ पर पहुँच जाता है एंड टू द कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में बेसिकली साइटोक्रोम ए लेते हैं और इनसे आके यहाँ पर साइटोक्रोम A3 के पास आ जाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को लेता है और यहाँ पर मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लेके यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब ये इसी तरह से बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसका मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम क्यों बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं? तो जब ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ से इन कॉम्प्लेक्स से पास होती है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स में प्रोटॉन पड़े होते हैं इन प्रोटॉन को हम बेसिकली फॉर्म करते हैं इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो इनकी एनर्जी बेसिकली ड्रॉप होती है और इन कॉम्प्लेक्स की बेसिकली जो अरेंजमेंट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यानी कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स 2। यानी जैसे ही हम आगे की तरफ जाएंगे तो अदर कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक यूनि डायरेक्शन में मूव करता है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके हम प्रोटॉन को मैट्रिक्स से पंप आउट करते हैं इनटू द
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर देखिए जब इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स वन से पास हो जाते हैं तो यहाँ पर पोर प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स वन फॉर्म कर देता है इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जबकि कॉम्प्लेक्स थ्री बेसिकली टू प्रोटॉन को फॉर्म कर देता है एंड कॉम्प्लेक्स फोर अगेन फोर इलेक्ट्रॉन को फॉर्म कर देता है। अब ये क्यों कॉम्प्लेक्स थ्री जो है ये टू प्रोटॉन फॉर्म करता है जबकि वन एंड फोर बेसिकली फोर प्रोटॉन को फॉर्म कर देता है? इनमें मेन रीजन बेसिकली प्रोटॉन पंप है। यहाँ पर प्रोटॉन पंप ज्यादा होते हैं तो इस वजह से यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा आ जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स थ्री में प्रोटॉन पंप कम होने की वजह से ये ओनली टू प्रोटॉन को पंप कर देता है इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये प्रोटॉन के लिए बेसिकली ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इम्परमिएबल है, इनसे वापस बेसिकली ये प्रोटॉन इस मैट्रिक्स में नहीं आ सकता। तो इनके लिए मेन एरिया बेसिकली क्या है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 5 जिसको हम एटीफेज सिंथेस भी कहते हैं या F1 F0 पार्टिकल भी कहते हैं। तो इस प्रोटॉन की एनर्जी को हम यूज करके एटीपी बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है कीमिओस्मोसिस। तो कीमिओस्मोसिस बेसिकली हमें बताती है, ऑस्मोसिस हमें बताती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली एटीपी सिंथेसिस के साथ कफल है, इसको कहा जाता है कीमिओस्मोसिस। अब ये प्रोटॉन बेसिकली जब इस F1 F0 पार्टिकल से पास होते हैं तो यहाँ पर एट द रिजल्ट हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है और ये एटीपी फॉर्मेशन बेसिकली कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब यहाँ पर देखिए ये जो वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH है इनसे बन जाता है 3 ATP, जबकि वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH से 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। अब ये NADH किस तरह से ज़्यादा ATP बनाते हैं एज कम्पेयर टू द FADH। तो यहाँ पर आप डायग्राम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि NADH के इलेक्ट्रॉन बेसिकली 1 से जाते हैं जबकि FADH2 के इलेक्ट्रॉन बेसिकली कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 से जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शंस कम होती है एज कम्पेयर टू द NADH। अब ये 3 एटीपी किस तरह से आते हैं, यहाँ पर देखिए जब पोर प्रोटॉन इस F1 F0 पार्टिकल से पास होते हैं तो इनसे 1 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, यानी 3 प्रोटॉन बेसिकली एटीपी सिंथेस के एक्टिवेशन में लग जाता है जबकि एक प्रोटॉन बेसिकली ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करने में लग जाते हैं। तो ओवरऑल 1 ATP बनाने के लिए हमें पोर हाइड प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर NADH की बात की जाए तो ये पंप करता है 10 4 2 6 एंड 4 10 प्रोटॉन ये फॉर्म करता है, 10 प्रोटॉन फॉर्म करता है और 1 ATP बनाने के लिए हमें पोर प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 2.5 जिसको हम राउंड अप करके कहते हैं 3 ATP। इसी तरह से यहाँ पर देखिए FADH2, तो यहाँ पर ओवरऑल ये फॉर्म करता है 6 प्रोटॉन जबकि पोर प्रोटॉन यूज होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1.5 जिसको हम राउंड अप करके कहते हैं 2 ATP। So this is actually overall about the electron transport chain। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।